हेलो एवरीवन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आई हुई है। और अभी यूट्यूब पर भरा हुआ है इस न्यूज़ से कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एलपीटी में बहुत सारे कैंडिडेट्स को फेल कर दिया है। तो क्या रियल ट्रूथ है, कितने कैंडिडेट्स को फेल किया है रियली में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, ये हम लोग पूरा कैलकुलेशन करके देखेंगे। और गुड न्यूज़ ये है कि जो आईबीपीएस सीएसए के तहत जो भी रिक्रूटमेंट हुआ था लास्ट ईयर 2025 में, उसका जो सेकेंड रिजर्व लिस्ट है उसमें जितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनका जो है ज्वाइनिंग डेट इन्होंने दिया है इस नोटिफिकेशन में। 30 मार्च उनका ज्वाइनिंग डेट है। देखो पूरा स्टोरी समझते हैं। जो सेकेंड रिजर्व लिस्ट पब्लिश हुआ था उसके तहत 261 कैंडिडेट्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उस 261 कैंडिडेट्स में यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि उनको 12 जनवरी को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो कुछ लोग जो है 12 जनवरी को आए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए। और कुछ लोग क्या हुआ कि वो 12 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए। तो इन्होंने वो सारा लिस्ट दिया हुआ है जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया और जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया। तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनको ज्वाइनिंग मिलेगा, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। और फिर हम समझते हैं टोटल जो कंसेप्ट है एलपीटी का, कितने लोग पास हुए हैं कितने लोग फेल हुए हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, वो लिस्ट देख लेते हैं कि कितने लोग डीवी के लिए रिपोर्ट किए थे और कितने लोग डीवी के लिए रिपोर्ट नहीं किए थे। ये है एनेक्सर 2 जिसका कि पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एनेक्सर 2 में है उन सारे कैंडिडेट्स का लिस्ट जिसका कि डीवी भी हो गया है और एलएलपीटी भी हो गया है और उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है फाइनल ज्वाइनिंग के लिए। तो इसमें देख लेते हैं टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें है टोटल आपका 138 कैंडिडेट्स। और रोल नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है सारे कैंडिडेट्स का, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। और कौन से सीएलडी में उन्हें रिपोर्ट करना है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये है लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जिनको ज्वाइनिंग करना है 138 नंबर याद रखिएगा। अब चलते हैं एनेक्सर 4 पर। ये जो एनेक्सर 4 है इसमें वो सारे कैंडिडेट्स का लिस्ट है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था 12 जनवरी को, बट उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। तो वो सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर दिया हुआ है और इन सारे कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है जिस सीएलडी में, उस सीएलडी का नाम भी दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है अभी आपके टोटल 120 कैंडिडेट्स। तो टोटल 138 कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है ज्वाइनिंग के लिए, और 120 कैंडिडेट्स डीवी के लिए अपेयर नहीं हुए थे। 120 कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया है। तो टोटल कितना हो गया 258। और टोटल कैंडिडेट्स इन्होंने बुलाया शॉर्टलिस्ट किया था राउंड 2 में, जो सेकंड वेटिंग लिस्ट था उसमें इन्होंने टोटल 261 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया था। तो ये 261 में से अगर 258 को माइनस कर दें तो कितना बच रहा है 3, यानी कि 3 कैंडिडेट्स जो हैं उनका यहाँ पर ना तो एनेक्सर 4 में जिक्र है ना तो एनेक्सर 2 में जिक्र है। अब वो 3 कैंडिडेट्स कहाँ गए वो देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका एनेक्सर 1। इसमें जितने लोगों का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ था उन लोगों का लिस्ट इसमें है। हालांकि इसमें 25 कैंडिडेट्स का ही लिस्ट है और टोटल 261 कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्ट किया गया था वेटिंग लिस्ट 2 के तहत। तो या तो ये लिस्ट जो है कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट लिस्ट होने की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि वेबसाइट पर वो लोग तो इनकम्प्लीट लिस्ट डालेंगे नहीं। और दूसरा केस ये बनता है कि 261 में से जितने कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपने स्टेट से फिलअप किया होगा। बाकी 25 कैंडिडेट्स वैसे होंगे जिनका जो भी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का ज़रूरत था उन्होंने अपने एजुकेशनल जर्नी के दौरान नहीं पढ़ा था, या उन्होंने अलग स्टेट से फिल किया था। तो आई थिंक कि ये जो सेकंड वाला लॉजिक है ये ज़्यादा ट्रू है। और इन 25 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था एलएलपीटी के लिए, जिसमें कि एक कैंडिडेट को यहाँ पर फेल किया गया है और एक कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट है, और कोई डेटा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 261 और 3 कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे। तो अगर 2 कैंडिडेट्स यहाँ से अगर हम हटा दें तो एक कैंडिडेट बचता है। तो एक कैंडिडेट का डेटा अभी भी नहीं पता चल रहा है। तो इस जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ इसे कि इन्होंने सिर्फ एक कैंडिडेट को जो है एलपीटी में फेल किया है।
और ऐसा कभी होता नहीं था, और मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कभी सुना नहीं आज तक कि इन्होंने एलपीटी भी कंडक्ट करवाया है। और बहुत सारे सीएसएज हैं प्रीवियस बैच के, उनसे भी मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने भी बोला कि उन लोगों का एलपीटी कभी हुआ नहीं है। और ये हो सकता है लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हो एलपीटी को। और एज पर दी डेटा अवेलेबल, जहाँ अब तक अभी मैं देख पा रहा हूँ, इन्होंने सिर्फ एक लोग को फेल किया है इसमें। मेरा लॉजिक रॉन्ग भी हो सकता है, तो अगर रॉन्ग होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर क्या है। ठीक है, अब हम लोग ये जो नोटिफिकेशन है इसको कंप्लीट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिनका कि डीवी होने वाला है और जिनका डीवी हो चुका है, जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एलपीटी है ये कहाँ कंडक्ट करवाया गया था। ये कंडक्ट करवाया गया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज के द्वारा, जो कि मैसूरू में है। और एग्जाम में आपका रिटन हुआ था, रीडिंग हुआ था और स्पीकिंग स्किल तीनों कंडक्ट करवाया गया था रीजनल लैंग्वेजेस में। और ये नागपुर, पटियाला और मैसूरू 3 जगह पे हुआ था आपका। और ये जो हेड ऑफिस है इसका मैसूरू में, और इन्होंने 3 सेंटर्स पे कंडक्ट करवाया था। और डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दिया था इन्होंने, 25 जनवरी, 31 जनवरी और 21 फरवरी। और जिन्होंने भी एलपीटी में फेल किया है उनको तो बैंक ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो वैसे लोग के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर उन्होंने किसी अदर स्टेट से फिल किया है फॉर्म और वो लैंग्वेज उनको नहीं आता है, तो बेहतर है कि वो लोग सीख लें, अभी बहुत समय है आपके पास। और जिस एक वीक कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उनको रिपोर्ट करना है सीएलडी में। ठीक है, और सीएलडी में 30 मार्च को उनको रिपोर्ट करना है शार्प 9:30 बजे, और जहाँ जहाँ का उनका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, और जो भी सीएलडी उन्हें अलॉट किया गया है उस सीएलडी का जो है कंप्लीट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और नोडल ऑफिसर और कंप्लीट एड्रेस सब कुछ आपको दिया हुआ है। हम लोग देख लेते हैं, वो लिस्ट भी देख लेते हैं हम लोग, आपको सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये है एनेक्सर 3, जहाँ की सारे सीएलडीज के फैकल्टी का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है। तो अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है, आपको कन्फ्यूजन है, तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, और जिनका नाम प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में है उनको ऑफर लेटर जो है ईमेल स्पीड पोस्ट के द्वारा मिलेगा। ठीक है, ईमेल तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लोग नहीं करते। ठीक है, तो इनको स्पीड पोस्ट से ऑफर लेटर मिल जाएगा, और 30 मार्च को इनको रिस्पेक्टिव सीएलडी में रिपोर्ट करना है फॉर ज्वाइनिंग के लिए। और जो भी स्पीड पोस्ट से इन्हें आता है मेल, ठीक है, वो आपको ले करके जाना है। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द फॉर्मेट्स अटैच्ड हियर विथ विदाउट वेटिंग फॉर द रिसिप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार नहीं करना है। जो भी फॉर्मेट आपको दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन के साथ, वो फॉर्मेट फिल करके आपको ले जाना है। ठीक है, और जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है उसको आपको प्रिंट आउट करके ले जाना है साथ में सीएलडी में। ऐसा नहीं कि आपको उसको फिर ईमेल करना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि जो एक्नॉलेज्ड कॉपी है अपॉइंटमेंट लेटर का पोस्ट के थ्रू, वो पर्सनली आपको हैंड ओवर करना है बैंक ऑफिशियल्स को। ठीक है, और जिन भी कैंडिडेट्स का डीवी पेंडिंग है, अभी जिनका डीवी नहीं हुआ है, उनको जो 16/12/2025 को जो नोटिफिकेशन आया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डीवी के रिगार्डिंग, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। अभी देख लेते हैं हम लोग कि जिनका ज्वाइनिंग है उनको क्या क्या लेकर के जाना है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले उनको लेकर जाना है आपका ड्यूली फिल्ड सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर जनरेटिंग प्रान, यानी कि ये आपका जो फॉर्म ए है, ये है आपका एनपीएस क्रिएशन के लिए, आपका एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए। फिर आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट कैसे बनवाना है मैंने चैनल पे वीडियो डाल के रखा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये 2 फॉर्मेट जो है एनपीएस का और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का, ये हम लोग देख लेते हैं अभी। ये है आपका सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए जो फॉर्म है ये है आपका, इसको फिल करके ले जाना है। जिनका टीवी अभी पेंडिंग है वो लोग भी इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अभी आपके लिए भी हम लोग बताएंगे इस वीडियो में कि
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। वो जो जिक्र था 16/12/2025 का नोटिफिकेशन का, वो नोटिफिकेशन भी अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो ये है आपका एनपीएस फॉर्म, इसको आपको कम्प्लीटली फिल करना है, और कोई ज़्यादा इसमें ये बड़ा चीज़ नहीं है। और ये बैंक अकाउंट नंबर जो है आपका सेंट्रल बैंक का ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक से ही पैसा आपका डिडक्ट होगा एनपीएस अकाउंट के लिए। और ये नॉमिनी का डिटेल्स फिल करना है आपका, ठीक है। और ये पेंशन फंड वाला जो है ये छोड़ दीजिएगा कॉलम, ये आप जब आप रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे तो वो लोग बता देंगे कि कौन से पेंशन फंड का नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है आपको, यहाँ पर किसी तरह का दिक्कत हो आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। और फिर हम लोग देख लेते हैं मेडिकल फॉर्मेट का फॉर्म। देखो, मेडिकल में क्या है कि मेडिकल फिटनेस के लिए दो फॉर्म है। एक है कि वो फॉर्मेट है जो जिसपे कि चीफ मेडिकल ऑफिसर या आपका सिविल सर्जन का साइन होगा, और एक मेडिकल फॉर्मेट है जिसपे कि आप साइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फिर वहाँ पर जाना है और आपको बोलना है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, और ये फॉर्मेट आपको लेकर जाना है। तो ये फॉर्मेट और आपका जो कॉल लेटर है या नोटिफिकेशन जो भी है आपके पास, वो लेकर के जाएंगे आप, और ये सारे टेस्ट वो लोग रन करेंगे, कंडक्ट करवाएंगे। और मेडिकल ऑफिसर जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, उनका सील और साइन यहाँ पर चाहिए, ठीक है। और वो लिख करके देंगे कि यू आर मेडिकली फिट टू जॉइन दी बैंक। अब हम लोग वो फॉर्मेट देख लेते हैं। ये जो फॉर्मेट है ये आपको फिल करके ले जाना है, जब आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो ये फिल करके ले जाना है आपको। और ये डिक्लेरेशन है एक तरह का, और ये डिक्लेरेशन आप देंगे और इस पर आपको साइन करना है इन प्रेजेंस ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन। तो सिर्फ सिविल सर्जन से आपको वेरीफाई करवा लेना है इसको, ठीक है, और कुछ ज़्यादा इसमें इशू नहीं है। और जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं उनको 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाइएगा आप फिलहाल के लिए। जिनका डीवी हो गया है वो भी लेकर जाइएगा, जिनका नहीं हुआ है वो भी लेकर जाएंगे, ठीक है। और ओरिजिनल पैन, आधार, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, और जेरॉक्स कॉपीज ये सब आप लेकर के जाइएगा केवाईसी पर्पज़ के लिए, ठीक है। और जिनका डीवी अभी नहीं हुआ, जिनका डीवी होना है, उनके लिए अलग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो हम लोग देख लेंगे। और आपका बायोमेट्रिक मैचिंग करवाया जाएगा, आधार मैचिंग भी करवाया जाएगा, ठीक है। और इन केस ऑफ एनी मिसमैच, अगर किसी आधार से अगर बायोमेट्रिक मैच करवाया जाता है, किसी तरह का मिसमैच होता है, या वैसे कैंडिडेट जो कि आधार बेस्ड वेरिफिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किए हैं, उनका जो है थॉरो वेरिफिकेशन कराया जाएगा अदर डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। और ऑनबोर्डिंग तभी होगा, ज्वाइनिंग तभी करने के लिए दिया जाएगा जब आपकी आइडेंटिटी जो है कम्प्लीटली वेरीफाई कर ली जाएगी। और वैसे कैंडिडेट्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर रहे थे या काम कर रहे हैं, ठीक है, या काम कर चुके हैं, उनको बताना होगा कि क्या उनके अगेंस्ट किसी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन कभी इनिशिएट किया गया है या नहीं किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो वो सारे कैंडिडेट्स जिनका कि शॉर्टलिस्ट हो चुका है, फाइनल ज्वाइनिंग हो चुकी है, होने वाली है, और ज्वाइनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, उनके लिए ये वीडियो यहीं तक खत्म होता है। और जिनका डीवी अभी पेंडिंग है, जिनको डीवी करना है, अब हम लोग उस पर देखेंगे। ये है ओरिजिनल नोटिफिकेशन 16/12/2025 का, जब सेकंड वेटिंग लिस्ट निकला था आपका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया था। तो इसमें लिखा गया था कि 12 जनवरी 2026 को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, जो भी कैडेट्स रिजर्व लिस्ट 2 में थे, ठीक है। और अभी तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है एनेक्सर्स में, आप लोगों ने देखा था कि कौन से सैलरी में आपको रिपोर्ट करना है। तो अभी सिर्फ आपको ये नोटिफिकेशन सिर्फ इसके लिए चाहिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है डीवी के लिए, ठीक है। डेट वगैरह आप भी इग्नोर कर दीजिए ये वाला नोटिफिकेशन का। देखो, ड्यूली फिल्ड रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि अभी आपको दिखा दूंगा मैं, और मेरे टेलीग्राम पर मैं ये भी दे दूंगा, ठीक है। आपका IBPS एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जो कि ऑब्वियसली आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या 10th का मार्कशीट होगा, आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग, कुछ भी, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। और थ्रू आउट योर एजुकेशनल जर्नी, मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक का तो मैंडेटरी होगा ही, उसके बाद अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन लिया है और उनका जिक्र अपने आप फॉर्म फिलअप
करने वक्त किया है तो उनका मार्कशीट्स, पासिंग सर्टिफिकेट्स सब कुछ लेकर जाना है। ओरिजिनल अगर आपके पास है तो वो बेहतर है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं उनका जो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो इशूड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से नीचे वाला अथॉरिटी वाला शायद वो लोग वैलिड नहीं देंगे। और एक्स सर्विसमैन के लिए ये तीनों चीज़ें हैं। और ये तीनों चीज़ें क्या है मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि वैसे एक्स सर्विसमैन जो कि रिटायर हो गए हैं या रिलीज कर दिए गए हैं आर्म्ड फोर्सेस से, उनको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है इस पर प्रोफार्मा है, जो कि आप IBPS का जब एडवर्टीजमेंट आता है तो वहाँ पे मिलता है नोटिफिकेशन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी देना होगा और आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि PPO आपको जो मिला होगा वो भी आपको देना होगा। और वैसे स्टूडेंट जो कि फॉर्म फिलअप करते वक्त आर्म्ड फोर्सेस में थे और उन्होंने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया था और बाद में वो रिटायर हुए हैं, तो उनको ये बताना पड़ेगा उनको देना पड़ेगा ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ इंगेजमेंट, ये डिक्लेरेशन बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पीरियड तक जो है वो रिटायर कर जाएंगे, यानी कि 20 जुलाई 2025 तक वो रिटायर कर जाएंगे या उससे पहले वो रिटायर कर जाएंगे, ये इसमें लिखा होना चाहिए। और वैसे एक्स सर्विसमैन जो कि एक्शन में शहीद हो गए उनके डिपेंडेंट के लिए ये है, ठीक है। तो उनके डिपेंडेंट को भी मिलता है एक्स सर्विसमैन के तहत बेनिफिट, तो उनको एक एफिडेविट देना है कि उनके अलावा किसी और डिपेंडेंट ने एक्स सर्विसमैन कोटा का बेनिफिट नहीं लिया है, बस यही है। और लैंग्वेज ये है आपका कंप्यूटर लिटरेसी के लिए, यानी कि आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है थ्रू आउट योर एजुकेशन जर्नी, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट्स जिनका जो पहले सर्व कर रहे थे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या नेशनलाइज बैंक में, तो उनको NOC देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो वो लोग अभी NOC लेकर जाएंगे। और अगर उन लोगों ने नौकरी छोड़ दी है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या रिलीविंग लेटर जो भी होगा आपको लेके जाना होगा। और 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें कि एक आपके लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से होना चाहिए, ठीक है, वो जरूरी है। और रिमेनिंग 2 जो है वो गैजेटेड ऑफिसर या किसी ब्रांच मैनेजर से चाहिए, वो भी नेशनलाइज्ड बैंक के, ठीक है। फिर बायोडाटा फॉर्म चाहिए, डेली फील्ड एंटीसीडेंट फॉर्म चाहिए और ये रेफरीज प्रोफार्मा चाहिए, ठीक है। तो बस हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट को, देख लेते हैं वो फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दिया होगा है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फॉर्मेट ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। देखो ये 5 फॉर्मेट है, 1 2 3 5। बायोडाटा फॉर क्लर्क्स, रेफरेंस फॉर्मेट, ये फॉर्म है, एम्प्लॉयज रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। ये है आपका बायोडाटा फॉर्म, इसमें आपका कंप्लीट बायोडाटा होगा और वर्क एक्सपीरियंस, हॉबीज, इंटरेस्ट सब कुछ इसमें आपको लिख करके देना है। ये है रेफरीज का रिपोर्ट, यानी कि आपको इसमें वैसे व्यक्ति का नाम देना है जो कि एक प्रतिष्ठित हो और आपको जानते हो, ठीक है, आपके रिलेटिव नहीं हो, ठीक है। ये इसलिए है कि बैंक क्या करेगी, उस इंसान से पूछेगी आपके बारे में, आप कैरेक्टर के बारे में, यानी कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए ये यूज़ होता है। तो वैसे आप किसी पर्सन को जानते हो तो जो अच्छे पोस्ट पे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो उनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी हो लेकिन अच्छे रिस्पेक्टेबल हो पर्सन हो समाज में, नाम दे सकते हैं यहाँ पर। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है, किसी दूसरे से नहीं भरवाना है। तो जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आप खुद से लिखेंगे, एड्रेस, डोमिसाइल, कास्ट, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लैंग्वेजेस नॉन, कौन सा लैंग्वेज स्पीक करते हैं आप, बोलते हैं, लिखते हैं, लिखना जानते हैं, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये सारे डिटेल्स आप देख लीजिएगा और इसको अपने हिसाब से आपको फिल करना है। किसी तरह का अगर कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये है एम्प्लॉयज़ एंटीसीडेंट या अटेस्टेशन फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना कर रखा हुआ है और वीडियो आपको मिलेगा
इंडियन बैंक डीबी फॉर्म कैसे भरें, हाउ टू फिल अप डीबी फॉर्म्स ऑफ इंडियन बैंक। तो सारे बैंक का अटेस्टेशन फॉर्म सेम ही होता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, मैं वीडियो के एंड में वो वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और फाइनली ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, तो इसी फॉर्मेट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया हमने लास्ट में, वो सिर्फ उन लोगों कैंडिडेट्स के लिए है जिनका डीवी अभी पेंडिंग है, और जिनका ज्वाइनिंग सिर्फ होना है, उनको सिर्फ 3 ही चीज़ चाहिए। एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, और आपका एनपीएस का जो फॉर्म है वो फिल करके जाना है। अब बाकी डीवी जिनका होना है उनको तो वो तीनों करना ही करना है, और उनके साथ ये सब करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो अगर वीडियो है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।